एपिसोड 131 में क्या आपको लो फेंग और विंडमिल के बीच की लड़ाई बेहद रोमांचक लगी, जिसमें अद्भुत प्रभाव थे। हालांकि क्या आप उत्सुक हैं कि लो फेंग के अपेक्षाकृत कमजोर लगने वाले हमले ने विंडमिल के बड़े रेंज के हमले को कैसे हराया, जो संभवतः अधिक विनाशकारी था। यह यान शेन आर्मामेंट का लाभ दिखाता है। सभी आत्मा हथियार उपयोगकर्ता के मौलिक नियमों के साथ यान शेन आर्मामेंट के समान पूरी तरह से विलय नहीं कर सकते। इसलिए जब आध्यात्मिक शक्ति और मौलिक नियमों की समझ का स्तर समान होता है, तो यान शेन आर्मामेंट जैसे हथियार, जो स्वर्ण और अंतरिक्ष के मौलिक नियमों का उपयोग करके बनाए गए हैं, का एक लाभ होगा। दूसरी ओर मिश्रित क्रिम्सन कॉपर का टुकड़ा, जो केवल उच्च श्रेणी का धातु है लेकिन आत्मा हथियार नहीं है, समान आध्यात्मिक शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ते समय आसानी से विचलित या नियंत्रण खो सकता है। यह बताता है कि लो फेंग के बड़े पहिए के साथ हमले का प्रभावी क्यों नहीं था। विंडमिल पर लो फेंग की जीत ने उसे फाइनल के करीब पहुंचा दिया। पहले के एक एपिसोड में उल्लेख किया गया था कि अगर कोई पिनेकल जीनियस बैटल में अंतिम चयन पास करता है, तो वे न केवल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर सदस्य बन जाते हैं, बल्कि कंपनी से उदार पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। तो अंतिम पुरस्कारों के अलावा जीनियस बैटल में भाग लेने से क्या अप्रत्याशित लाभ होते हैं? आज एपिसोड 132 के स्पॉइलर के माध्यम से मैं समझाता हूं कि उन्मूलन चरण पास करने के बाद लो फेंग और होंग को क्या लाभ मिला। जैसे ही लो फेंग ने विंडमिल को हराया, उसकी रैंकिंग 102वें से 51वां स्थान पर कूद गई, जिसने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में उसकी लोकप्रियता को काफी बढ़ा दिया। उसे न केवल अनगिनत प्रशंसक मिले, बल्कि गणवू यूनिवर्स कंट्री के विभिन्न गुटों का ध्यान और भर्ती प्रयास भी आकर्षित हुए। हालांकि इस तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच एक व्यक्ति घबराने और डरने लगा, वह था नोलान शान। आप शायद नहीं जानते, लेकिन ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को गणवू यूनिवर्स कंट्री में सभी संबद्ध राष्ट्रों में निम्नमध्य माना जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में सभी गुट गणवू यूनिवर्स कंट्री में महत्वहीन हैं। नोलान शान परिवार का तो कहना ही क्या, जिसका प्रभाव केवल एक आदिम ब्रह्मांड सभ्यता पर है। अगर लो फेंग गणवू यूनिवर्स कंट्री के किसी भी गुट में शामिल होना चाहता है, तो उनमें से कोई भी आसानी से पूरे नोलान शान परिवार को मिटा सकता है। लो फेंग की जीत ने उसे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में न केवल प्रसिद्ध और मान्यता दिलाई, बल्कि नोलान शान को एक दूरदराज के उजाड़ ग्रह पर छिपने के लिए मजबूर कर दिया। तब से नोलान शान ने अब लो फेंग के साथ पृथ्वी के स्वामित्व का विवाद करने की हिम्मत नहीं की। क्या आप उत्सुक हैं कि इतने सारे गुट एकमात्र तारकीय स्तर के व्यक्ति को भर्ती करने के लिए बहुत पैसा खर्च करने को क्यों तैयार हैं? इसका कारण यह है कि उनका मानना है कि जो प्रतियोगी शीर्ष 100 में रैंक कर सकते हैं, उनके पास या तो 8वीं या 9वीं स्तर की डोमेन होनी चाहिए या मौलिक नियमों की कुछ समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के व्यक्ति के पास भी डोमेन नहीं हो सकता है, और कुछ डोमेन मास्टर मौलिक नियमों को नहीं समझ सकते। ये स्टार स्तर के प्रतियोगी, जिनके पास या तो डोमेन या मौलिक नियमों की कुछ समझ है, को उच्च क्षमता वाला माना जाता है, जिससे पता चलता है कि उनके भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से ऊंची होंगी। अगर ये गुट उन्हें विकसित करते हैं, तो वर्ल्ड मास्टर बनना कोई समस्या नहीं है। इसलिए यह तारकीय स्तर पर उन्हें भर्ती करना आसान है, बजाय इसके कि वे वर्ल्ड मास्टर बनने का इंतजार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वर्ल्ड मास्टर को विकसित करना किसी परिवार या संगठन की समग्र ताकत को काफी बढ़ा सकता है। हालांकि इन गुटों द्वारा प्रस्तावित शर्तें लो फेंग को लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि लो फेंग की संपत्ति और संपत्तियां किसी कम समृद्ध अमर के बराबर थीं। इसके अलावा उसे गुप्त तकनीकों और प्रशिक्षण तकनीकों की कमी नहीं है। याद रखें, आध्यात्मिक शक्ति प्रशिक्षण के मामले में उसके पास मार्क्विस इम्मोर्टल हुयान बो की विरासत है। गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की सर्वोच्च रक्तरेखा के लिए सीखने के लिए अनगिनत गुप्त तकनीकें हैं। बस कल्पना करें कितने गुट लो फेंग को अमर स्तर की संपत्ति की कीमत पर विकसित करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उसका एकमात्र लक्ष्य वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर सदस्य बनना है। केवल 5 दिग्गजों में से एक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जैसी कंपनी प्रतिभा के विकास पर भारी संसाधन खर्च करने की हिम्मत करेगी। बेशक 1008 यूनिवर्स देशों में से 1000 में शीर्ष पर रैंक करने के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ तक कि बाबाटा को भी लगता है कि लो फेंग को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लो फेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स का कोर सदस्य बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। आखिरकार बिना प्रयास किए कोई भी कभी संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए उसने किसी गुट में शामिल होना नहीं चुना है। लो फेंग को केवल ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर द्वारा किए गए वादे ने प्रभावित किया। रैंकिंग पहले ही बताती है कि लो फेंग ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में शीर्ष तारकीय स्तर का व्यक्ति है और एकमात्र व्यक्ति है जो अरीना बैटल्स पास करने की संभावना है। उन्होंने वादा किया कि अगर लो फेंग गणवू यूनिवर्स कंट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है, तो उसे मिल्की वे गैलेक्सी से सम्मानित किया जाएगा। यह सिल्वर ब्लू एम्पायर में 8 आकाशगंगाओं में से एक है। इस सम्मान की कल्पना की जा सकती है। कुंजी यह है कि यह सम्मान ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सम्राट द्वारा दिया गया है,
जिसका मतलब है कि न तो हार्ग्रीव और न ही ब्रोलिन इसका विरोध कर सकते हैं। उपन्यास की कहानी के अनुसार ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सम्राट जल्द ही एक विशेष दूत बुते एशियन को वादा देने के लिए भेजेगा। प्रारंभ में बालों के रंग से देखते हुए मैंने सोचा कि यह नया चरित्र बुते एशियन का है, लेकिन एपिसोड 132 के प्रीव्यू से यह स्पष्ट है कि प्रोडक्शन टीम ने कुछ अनुकूलन किए हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो खुशखबरी सुनाता है ब्रोलिन है। हालांकि उनकी बातचीत से स्पष्ट है कि ब्रोलिन लो फेंग को धमका रहा है और इसका मतलब है पूरे साम्राज्य के खिलाफ होना। ब्रोलिन संभवतः पृथ्वी की सुरक्षा का उपयोग कर लो फेंग को रॉयल स्क्वाड में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि लो फेंग ब्रोलिन के अनुरोध को मानेगा? मुझे नहीं लगता, उनके चल रहे विरोध को देखते हुए। अगर लो फेंग लगातार अपनी साधना में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के मानकों को पूरा कर सकता है तो ठीक है, लेकिन एक बार जब लो फेंग अपनी साधना में एक बाधा का सामना करता है और रुक जाता है तो पृथ्वी की सुरक्षा खतरे में होगी। रॉयल स्क्वाड में शामिल होने का मतलब होगा कि पृथ्वी का स्वामित्व अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के शाही सदस्यों जैसे हार्ग्रीव और ब्रोलिन के अंतर्गत आता है। जहां तक होंग की बात है, हालांकि उन्मूलन चरण में उसका प्रदर्शन लो फेंग के जितना प्रभावशाली नहीं था, उसने लाइट डोमेन का उपयोग करने में उत्कृष्ट कौशल दिखाया। आपको पता होना चाहिए कि होंग, जो पृथ्वी से है, को प्रमुख गुटों की नजर में एक मूल निवासी माना जाता है। किसी मार्गदर्शन के बिना एक डोमेन को इतनी कुशलता से मास्टर करने की उसकी क्षमता उसके उच्च साधना प्रतिभा को दर्शाती है। इसलिए होंग ने 3x माउंटेन के संस्थापक लुओ का ध्यान आकर्षित किया, जिसने होंग को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। क्या आप उत्सुक हैं कि लुओ ने अधिक उत्कृष्ट लो फेंग को क्यों नहीं चुना? इसके दो कारण हैं। पहला, लो फेंग की साधना गोल्ड के मौलिक नियम पर आधारित है, जबकि लुओ की साधना लाइट और समय के मौलिक नियम पर आधारित है। आपको शायद नहीं पता होगा कि विभिन्न मौलिक नियम एक दूसरे से परस्पर विरोधी होते हैं, इसलिए लुओ का साधना पथ लो फेंग से अलग है। अपने जीवन काल में केवल 20,000 वर्ष बचे होने के कारण लुओ स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि उसका आजीवन अध्ययन और बनाई गई गुप्त तकनीकें पारित हो सकें। इसलिए होंग, जो लाइट साधना पथ का भी अनुसरण करता है, लुओ के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरा कारण यह है कि कोई भी जो स्टार स्तर पर कुछ मौलिक नियमों को समझता है, गणवू यूनिवर्स कंट्री के शाही परिवार से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य है। इसलिए भले ही लुओ फेंग लाइट के मौलिक नियम का अनुसरण करता हो, लुओ फेंग के लिए गणवू यूनिवर्स कंट्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी उच्च स्तर की सभ्यता साधना को छोड़कर एक संगठन में शामिल होने के लिए नहीं चुनेगा जो केवल मध्य स्तर की सभ्यताओं को प्रभावित कर सकता है। फंड और संसाधनों में असमानता किसी की उपलब्धियों को काफी प्रभावित कर सकती है। होंग के लिए लुओ का शिष्य बनना एक अवसर है। जब उन्मूलन चरण समाप्त हुआ तो बाबाटा और भगवान वू के लुओ फेंग और ले शेन को क्रमशः प्रोत्साहित करने पर होंग की ईर्ष्या दिखाती है कि वह एक मार्गदर्शक की इच्छा रखता है। होंग की मजबूत बनने की दृढ़ता स्पष्ट है, इसलिए जब लुओ ने होंग को शिष्य बनाने की पेशकश की तो होंग ने सहर्ष सहमति दी। हालांकि ब्रह्मांड में 20,000 वर्षों तक भटकने की आवश्यकता ने उसे पुनर्विचार किया। एक वर्ल्ड मास्टर के लिए 20,000 वर्ष लंबा नहीं है, लेकिन होंग के लिए, जो अभी 100 भी नहीं हुआ है, यह एक लंबा समय है। हालांकि अपनी और लुओ फेंग की ताकत के बीच असीम अंतर को महसूस करने के बाद होंग ने सहमति दी। अगर यह आप होते तो क्या आप अपने गृहनगर को छोड़ने और आधे से अधिक जीवन के लिए वापस न लौटने का विकल्प चुनते? अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।